पहला टॉपिक उसमें है इंटरवेंशन। तो इंटरवेंशन मतलब हस्तक्षेप। तो ये क्या होता है बताइए एक बार। सर हस्तक्षेप होता है कि कोई भी राज्य किसी भी राज्य के बीच में मतलब इंटरफेयर नहीं करेगा हम्म, मतलब दूसरा राज्य किसी भी किसी चीज को राज्य लेकर। के आंतरिक गतिविधियों में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा, तो उसे कहते हैं हाँ जी। इंटरवेंशन। लेकिन यहाँ पर हम बात करें राइट टू इंटरवेंशन, मतलब किसके पास राइट है जो हस्तक्षेप कर सकता है, उसके आंतरिक मामलों में भी हस्तक्षेप कर सकता है। तो ये किसके पास राइट होता है हस्तक्षेप करने का? इंटरनेशनल लॉ गवर्नमेंट की के बात कर पास रहा हूँ। होता होगा। किसके पास? गवर्नमेंट यूएन। के पास होता होगा। नहीं नहीं, गवर्नमेंट के पास नहीं। मान लो कि इंडिया, पाकिस्तान, यूक्रेन, रशिया, अमेरिका, ब्रिटेन, ये सारे स्टेट्स हैं, मतलब सारे राज्य हैं, सारे देश हैं। इन देशों के आंतरिक मामलों के अंदर, मतलब अंदरूनी मामले जो हैं, इंटरनल अफेयर जो है इनके, उसके अंदर इंटरफेयर करने की पावर इन देशों के अलावा किसको है? कौन से ऐसे कंट्री, जैसे इंडिया के अंदर इंडिया के मैटर में यूएनओ। इंटरफेयर कौन कर सकता है? सर यूएनओ। यूएनओ कर सकती है। किस बेसिस पर कर सकती है? जो कन्वेंशन और ट्रीटीज हमने साइन की हुई हैं इंटरनेशनल लेवल पर, अंतर्राष्ट्रीय समझौते जो हमारे हो रखे हैं, उस लेवल पर वो लोग इंटरफेयर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हमने पीस एंड सिक्योरिटी की कोई संधि साइन की हुई है, और हम लोग उसके उलट जो है काम कर रहे हैं कि न्यूक्लियर टेस्टिंग कर रहे हैं, एटॉमिक बॉम्ब टेस्ट कर रहे हैं, तो इस पे हमारे पर रोक लगा सकते हैं अगर उनको पता लग जाता है कि हम कोई भी चीज़ टेस्टिंग करने जा रहे हैं। तो इसीलिए जब इंडिया ने पोखरण वाला टेस्ट किया था, एटॉमिक पावर जब इंडिया अनाउंस हुआ था, तो उस समय उन्होंने छुप के किया था। वो पूरा ऐसा किया था कि किसी को पता ना लगे, सेटेलाइट भी इवन डिटेक्ट ना कर पाए, इस तरीके से उन्होंने पूरा प्लानिंग किया था, इस वजह से क्योंकि इंटरनेशनल इंटरफेयर ना हो। तो इंटरनेशनल इंटरवेंशन जो होता है उसका मतलब ये है कि अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप हमारे आंतरिक मामलों के अंदर, तो वो जब भी हो सकता है जब हमने कोई ट्रीटीज, कोई भी कन्वेंशन, कोई समझौता साइन किया हो किसी दूसरी कंट्री के साथ। अब इसके पीछे क्या क्या रीज़न हो सकते हैं जिसमें इंटरवेंशन करने की पावर जो होती है वो अंतर्राष्ट्रीय संगठन को मिल जाती है? तो पहली पावर होती है इसके अंदर सेल्फ डिफेंस की। यूनाइटेड नेशन चार्टर के अंदर आर्टिकल 51 के अंदर ये लिखा हुआ है, कोई भी कंट्री जिसके इंडिविजुअल मैटर्स उसके सेल्फ डिफेंस के ऊपर डिपेंड करते हैं, मतलब जैसे यूक्रेन आज फंसा हुआ है, रशिया एक बड़ी कंट्री है, उसके ऊपर हमला कर रहा है, तो यूक्रेन को बचाने के लिए, उसकी सेल्फ डिफेंस के लिए, उसके आंतरिक मामले के अंदर यूएन जो है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, वो इंटरफेयर कर सकता है, लेकिन उसकी सेल्फ डिफेंस के मामले में। इसके अलावा यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ऑथराइजेशन, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल को आपने किसी भी तरीके से ऑथराइज कर दिया, कोई भी रेजोल्यूशन, कोई भी पीस एग्रीमेंट, कोई भी मिलिट्री एग्रीमेंट, कोई भी ट्रिब्यूनल का फैसला अगर आ गया है, तो उसको अप्लाई करने के लिए, लागू करने के लिए, वो समझौते के अंतर्गत आपको यूएन को, सिक्योरिटी काउंसिल को इंटरफेयर करने का अधिकार है आपकी कंट्री के अंदर। वो कंट्री कोई भी हो सकती है जो उसका मेंबर है वो। ह्यूमैनिटेरियन, मानवता के आधार पर इंटरवेंशन करना। मानवता के आधार का मतलब ये है कि जब हम ये देखते हैं कि मानवता के, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड के ऊपर कंट्री को ज़रूरत होती है किसी दूसरी कंट्री के अंदर इंटरफेयर करने की, इंटरवेंशन करने की उसके आंतरिक मामलों के अंदर। फॉर एग्जांपल, मान लो कि अचानक से बाढ़, भूकंप या फिर किसी और तरह का कोई प्राकृतिक विपदा आ जाए, नेचुरल डिजास्टर्स हो जाए, तो उसके अंदर हमारे देश के लोगों को बचाने के लिए ये हमारे आंतरिक मामलों के अंदर इंटरफेयर कर सकते हैं। यूएन जो है बिना इंडिया के इनवाइट किए भी आ सकता है, ह्यूमैनिटेरियन, मानवता के आधार पर। कोई हमारी कोई लिमिटेशंस हैं, जैसे लिमिटेशन फिक्स कर रखी है यूएन ने कि हम किसी भी तरह का नई नया जो है वो टेस्टिंग नहीं करेंगे, मतलब कोई भी एटॉमिक पावर, एटॉमिक बॉम्ब या किसी भी न्यू जैविक हथियारों की कोई भी टेस्टिंग नहीं करेंगे। और ऐसे कोई भी अगर हम टेस्टिंग करते हैं तो इंटरनल मैटर में वो अफेयर करके इसको रोक सकते हैं। उनके पास पावर है यूएन के पास कि वो इन तरह की चीज़ों को रोक सकते हैं। इसके अलावा आपका रीजनल मैटर होते हैं, जो दो देशों के बीच में मान लो किसी सीमा विवाद को लेकर झगड़ा हो जाता है। सीमा विवाद का मतलब है कि बॉर्डर का जो एरिया होता है उसके ऊपर दोनों के देशों के बीच में कोई विवाद का मुद्दा बन जाए, तो वहाँ पर भी इंटरवेंशन कर सकते हैं जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैं वो। तो इंटरवेंशन की पावर किसके पास है? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के पास। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की, जैसे नाटो है, सीटो है, ये सारे जो है ना आपके इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिनके पास ये पावर है कि वो आपके इंटरनल मैटर्स के अंदर जो है इंटरफेयर कर सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, ये पहला क्वेश्चन तो मैंने कंप्लीट करा दिया आपको।
वैसे इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, इंटरनेशनल सिविल कोर्ट, इनके पास भी पावर होती है, ये भी आपके इंटरनल मैटर के अंदर जो कर सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन है आपका रिकॉग्निशन। रिकॉग्निशन को बताइए क्या होता है। सर मान्यता प्राप्त होना। मान्यता प्राप्त करना या मान्यता देना। रिकॉग्नाइजेशन का मतलब ये होता है कि भारत को भारत कहलाना पूरे वर्ल्ड के अंदर। इंडिया को इंडिया कैसे कहलाएंगे, ये पाकिस्तान को पाकिस्तान की आइडेंटिटी कैसे मिली, श्रीलंका को श्रीलंका की आइडेंटिटी कैसे मिली, अमेरिका को अमेरिका की आइडेंटिटी कैसे मिली, वो रिकॉग्निशन है, यानी कि उसकी अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर पहचान है। अब आपको क्या लगता है किस तरीके से मिल सकती है। फॉर एग्जांपल अगर हम इंडिया की बात करें तो पहले इंडिया जो था ब्रिटेन के कब्जे में था, ब्रिटेन की एक कॉलोनी था, ठीक है, एक उपनिवेश था ब्रिटेन का। लेकिन इसको अपनी पहचान कैसे मिली, जब ये फ्री हुआ, जब ब्रिटिशर्स ने अनाउंस कर दिया कि हम इंडिया को एज अ फ्री कंट्री जो है वो मतलब एज ए डोमेन जो है फ्री करते हैं, तो फ्री करते ही इसको एक रिकॉग्नाइजेशन मिल गया। तो रिकॉग्नाइजेशन मिलने के पीछे क्या क्या रीज़न होते हैं, किसी भी कंट्री को मान्यता कब मिल सकती है, उसके नाम की पहचान कब हो सकती है एज ए इंडिविजुअल कंट्री। जब उसका खुद का सॉवरेन पावर हो। जब वो खुद सॉवरेन। सॉवरेन का मतलब क्या होता है, मीनिंग क्या है, सोवरेनिटी, जो मैंने बताया भी था आपको, टेरिटोरियल सोवरेनिटी। तो यहाँ पे टेरिटोरियल सोवरेनिटी होनी चाहिए कंट्री के पास, तभी उसकी एक आइडेंटिटी अलग से तैयार होती है। तो ये सोवरेनिटी होती क्या है, सोवरेनिटी को हिंदी में क्या कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं सोवरेनिटी को, संप्रभु। संप्रभुता। हाँ तो जी। संप्रभुता कब मिलती है कंट्री को, ये तो हमने जब टेरिटोरियल सोवरेनिटी के अंदर पढ़ा था ना, बताइए। जब सर उसके अपने कानून हो, अपनी सरकार हो, उसको चला सके। कोई और देश हाँ आकर कुछ हुक्म नहीं चला सकता है, खुद ही का मतलब पावर उसके पास। बिल्कुल, मतलब उसके देश के अंदर, उसकी पॉलिटिकल बाउंड्रीज के अंदर उसका रूल्स और रेगुलेशन चलता है, उसका ऑर्डर चलता है, उसका लॉ चलता हो, बाहर का किसी का इंटरफेयर ना हो, तो वो सोवेनिटी। जैसे हमारे घर के अंदर हमारा नियम चलता है, पड़ोसी का नहीं चलता है, वो कुछ भी कह ले हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम अपने अपने घर के अंदर अपने लॉज के हिसाब से जीते हैं, अपने कानून के हिसाब से रह रहे हैं। तो ये आपका जो है सोवेनिटी है। इसी तरह से कंट्री की भी सोवेनिटी होती है। तो सबसे पहले किसी भी कंट्री को अगर आपको मान्यता देनी, नाम देना है, तो ऐसे तो जैसे आप मान लो कि पंजाब के अंदर चल रहा है खालिस्तान की मांग, अलग से मांग रहे हैं, वो कह रहे हैं खालिस्तान अलग बना दो। तो सरदार लोग जो है इंग्लैंड में भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सरदार जो हैं वो अभी हाल ही में आया था ना, ऑस्ट्रेलिया में भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो सब जगह कनाडा में प्रोटेस्ट कर भी। रहे हैं, कनाडा में भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या, आपको खालिस्तान अलग से दे दें हम, मतलब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो है यूएनओ के, उनको ये बता दे कि आपको रिकॉग्निशन मिल गया खालिस्तान का, नहीं नहीं मिलेगा। क्या क्या चीज़ें की ज़रूरत होती है, पहली बात तो सोवरेनिटी होनी चाहिए उनके पास, सोवरेन कंट्री को ही जो है रिकॉग्निशन मिल सकता है। दूसरा क्या है कि उसके पास और अपने टेरिटोरी। सिटीजन्स होने चाहिए, अपने नागरिक होने चाहिए, सिटीजन्स होने चाहिए, पीपल्स, परमानेंट सिटीजन्स होने चाहिए, परमानेंट पीपल रेजिडेंट कंट्री, परमानेंट लोग होने चाहिए जो उस कंट्री में रहते हैं, तभी उसको एक सोवरेन कंट्री बोला जाता है, या फिर उसको परमानेंट रिकॉग्नाइजेशन मिल पाता है। ठीक है, और कुछ जो आपको पता हो। सर जो टेरिटोरियल बॉडी होनी चाहिए उसकी, मतलब। हाँ वो तो हो गया ना, टेरिटोरियल सोवरेनिटी होनी चाहिए, उसकी पॉलिटिकल बाउंड्रीज होनी चाहिए, उसका अपना एक मैप होना चाहिए जिसके हिसाब से पता लगे कि उसकी जो कहाँ से शुरू हो रहा है कहाँ से ख़त्म हो रहा है। और खुद का फ्लैग, एंथम। हाँ, जैसे परमानेंट पॉपुलेशन हो गया, और प्रायोरिटी होनी चाहिए उनकी अपनी, मतलब अपनी प्रायोरिटी डिसाइड की, जैसे अपना लॉ कॉन्स्टिट्यूशन के सब होना चाहिए उसका, गवर्नमेंट अपनी होनी चाहिए, उसके जो रूलिंग गवर्नमेंट है वो अपनी होनी चाहिए। कैपेसिटी टू एंटर इनटू द रिलेशन विद द अदर स्टेट्स, उसके पास ये कैपेसिटी होनी चाहिए कि वो दूसरे स्टेट के साथ रिलेशंस बिल्ड कर सके। जैसे पंजाब को हम बोलें, राजस्थान को बोलें, गुजरात को बोलें, तो ये अलग अलग कंट्री में अलग अलग स्टेट्स हैं, लेकिन ये भी जो है इंटरनेशनल मैटर में डीलिंग करती हैं। पर अगर ये कहने लगे कि हमें एक अलग आइडेंटिटी दे दो, गुजरात को एक अलग कंट्री के रूप में मान्यता मिल जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये इंडिया का पार्ट है। तो इंडिया एक सॉवरेन कंट्री है जिसके ये पार्ट है, इसलिए इनको अलग से रिकॉग्निशन नहीं मिल सकता। अब कंट्री दो तरीके से बनती है, एक तो रिबिलियन
रेबेलियन मतलब होता है क्रांति आ जाए। जैसे फॉर एग्जांपल मतलब बहुत ज़्यादा टेररिस्ट बढ़ गए मान लो पंजाब के अंदर ही, और उन्होंने अलग करवा लिया खालिस्तान को और इंडिया की फोर्स के कंट्रोल से बाहर कर लिया उसको, तो क्या उसको इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो यूएनओ है क्या उसको मान्यता दे देगा? नहीं, नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? मतलब क्योंकि रीज़न ये है कि लीगल उन्होंने बेसिस। क्या है कि इंडियन आर्मी को वहाँ से भगा दिया है पाकिस्तान से, और गवर्नमेंट को बैठा के खुद अपनी गवर्नमेंट बना, जैसे तालिबान ने की है सेम उसी तरीके से पंजाब में हो जाए और वो बोले हमें खालिस्तान की मान्यता दे दो, तो क्या मिल जाएगी उनको? यूएन उनको रिकॉग्नाइज कर देगा? तो नहीं। इसके लिए नो सर। जो बोली नो सर। इसके लिए जो है आपकी दो तरह के रिकॉग्नाइजेशन है, डी फैक्टो और डी जूरे। ये दो तरह के रिकॉग्नाइजेशन मिलती हैं जो कंट्री को रिकॉग्नाइज करती हैं एज ए सेपरेट आइडेंटिटी, उनको अपनी एक पहचान देती हैं। तो ये आपको समझना पड़ेगा दोनों रिकॉग्निशन में फ़र्क क्या है। जो डी फैक्टो है वो जैसे ही वो कंट्री अलग हुई, जैसे पंजाब अलग हो गया, खालिस्तान उसने अपने आप को बोल लिया, अपना झंडा बना लिया, अपनी गवर्नमेंट बना ली, अपना कंट्रोल कर लिया पूरे देश के अंदर, और उसने बाकी सबको वहाँ से भगा दिया, मतलब इंडियन के कंट्रोल से बाहर कर दिया पंजाब को। तो ऐसी एक स्थिति के अंदर डी फैक्टो रिकॉग्नाइजेशन मिल जाएगा, जिसे हम कहते हैं कि ये परमानेंट नहीं है, टेम्पररी है। अगर वो इस चीज़ को मेंटेन कर पाया आगे तो फिर इसको डी जूरे रिकॉग्निशन मिल जाएगा, परमानेंट मिल जाएगा। अदरवाइज उसको टेम्पररी रिकॉग्निशन तो मिल जाएगा, क्योंकि उसने अपने आप को अलग कर लिया है ना, क्योंकि वहाँ पे गवर्नमेंट जो है सीखी है, उसका अपना मैप भी हो गया, उसका अपना झंडा भी हो गया, अपना कॉन्स्टिट्यूशन भी उसने बना लिया, सब कुछ कर लिया, तो उसको रिकॉग्निशन तो मिलेगा लेकिन डी फैक्टो मिलेगा, टेम्पररी बेसिस पे मिलेगा। अच्छा, इसके अंदर हमारा जो रिकॉग्निशन है उसके इफ़ेक्ट क्या होते हैं? अगर हम बात करें इसके इफ़ेक्ट क्या क्या हैं, तो इसका इफ़ेक्ट क्या है कि कोई भी कंट्री जिसको इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मिला हुआ है, जिसको अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिली हुई है, वो कंट्री किसी भी दूसरी कंट्री के ऊपर कोई भी लीगल केस कर सकती है वायलेशन ऑफ एग्रीमेंट का। कहीं पर भी अगर जो अनुबंध किया है, अनुबंध मतलब कोई भी समझौता हो रखा है किसी भी बिजनेस डीलिंग का, ट्रेडिंग का, और वो अगर तोड़ देते हैं तो ऐसे अनुबंध के लिए वो जो है दूसरी कंट्री को श्यू कर सकती हैं, केस कर सकती हैं, लीगल केस कर सकती हैं उसके ऊपर। इसके अलावा उसको इम्यूनिटी मिल जाती है। सोवरेन इम्यूनिटी का मतलब ये है कि उस कंट्री की अपनी एक पहचान हो जाती है जो उसको इम्यूनिटी देती है। इसके अलावा जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस होते हैं, उसके ट्रीटीज़ होते हैं, उसके अंदर वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इंटरनेशनल लेवल पर कोई भी रिलेशंस बिल्ड हो रहे हैं डिप्लोमेटिक से, हमारे एम्बेसडर वहाँ पे, उनके एम्बेसडर हमारे यहाँ पर हैं। इसके अलावा कोई इंटरनेशनल ट्रीटी साइन हो रही है किसी भी चीज़ को लेकर, जैसे वुमेंस पावर्स को लेकर कोई ट्रीटी हो जाए इंटरनेशनल लेवल पर, ह्यूमन राइट को लेके हो जाए, तो उसमें वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उसके अलावा आपका कोई भी लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव एक्ट अगर परफॉर्म करना है इंटरनेशनल लेवल पर तो वो कर सकता है वो परफॉर्म। इसके अलावा एक क्वेश्चन वैसे मैंने उसमें दिया नहीं था, डी फैक्टो और डी ज़्यूरे रिकॉग्निशन पर, मैं इसी में आपको समझा देता हूँ, वो क्वेश्चन इसी में कवर हो जाएगा। जो डी फैक्टो है वो टेम्पररी होता है, यहाँ पे प्रोविजनल बेसिस पे रिकॉग्निशन दिया जाता है, समय के अनुसार देखा जाता है कि वो मेंटेन कर पाते हैं कि नहीं, अगर कर पाते हैं तो फिर डी ज़्यूरे यानी कि परमानेंट वो मिल जाता है उसको। और जो डी ज़्यूरे है वो फुलेस्ट रिकॉग्नाइजेशन है, जैसे इंडिया को मिला है, पाकिस्तान को मिला है, श्रीलंका को, अमेरिका को, ब्रिटेन को मिला है। ये आर्टिकल 6 के अंदर मिलता है, जो एक कन्वेंशन हुआ था जिसे कहते हैं मॉन्टेविडियो कन्वेंशन, 1933 के अंदर हुआ था। इसके अलावा जो डी फैक्टो रिकॉग्नाइजेशन होता है उसमें उसको कोई भी ऐसी स्टेट जो रिवॉल्ट के थ्रू, रिबेलियन मतलब जनता की क्रांति से अलग हुई है, या किसी जैसे 1857 का जो विद्रोह था उस विद्रोह से अलग हुई है कोई कंट्री, उसको दिया जाता है ये डी फैक्टो रिकॉग्नाइजेशन, उस कंट्री को दिया जाता है जो किसी रिवॉल्ट से, रिबेलियन क्रांति की वजह से अलग हुआ है अपनी मदर कंट्री से, गिवन टू द। और ये जो डी ज़्यूरे है वो ऐसी स्टेट को दिया जाता है जो पीसफुल और कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से अलग हुई है, सेपरेट हुई है किसी दूसरी कंट्री से, क्योंकि रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिलेगा तब तक वो वर्ल्ड लेवल पर अपनी पहचान नहीं बना पाएंगे। इसलिए फुल डिप्लोमेटिक रिलेशन कैन नॉट बी established, फुल इम्यूनिटीज टू द डिप्लोमेटिक मे नॉट गारंटेड। अब ये जो डी फैक्टो रिकॉग्निशन होता है इसके अंदर आपको फुल डिप्लोमेटिक पावर नहीं मिल पाती है, मतलब आपके जो हैं दूतावास जिसे कहते हैं, एम्बेसी जिसको कहते हैं, वो दूसरी कंट्रीज़ के अंदर जब तक नहीं बन सकती जब तक आपको डी रिकॉग्निशन ना मिल जाए, मान्यता ना मिल जाए तब तक। और जो डी ज़ीरो होता है उसमें वो इस्टेब्लिश कर सकते हैं अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस, एम्बेसीज बना सकते हैं दूसरी कंट्री के अंदर। और जो डी फैक्टो है ये किसी भी तरह के कोई भी राइट्स को, जैसे प्रॉपर्टी राइट्स है,
जो उनकी पॉलिटिकल बाउंड्रीज है उनके अंदर उनके प्रॉपर्टी के जो राइट्स हैं उनको क्लेम नहीं कर सकते जब तक उनको डी ज़्यूरे रिकॉग्निशन ना मिल जाए, और डी ज़्यूरे कर सकते हैं। तो ये दोनों के अंदर डिफरेंस आ गया, एक टेम्पररी है और एक परमानेंट है। अब है रिकॉग्नाइजेशन ऑफ द स्टेट एंड द गवर्नमेंट। अगर हम स्टेट और गवर्नमेंट की बात करें तो चेंज ऑफ द रिजाइम ऑफ द स्टेट एंड हैपन इन द टू वेज। दो तरह से कंट्री को जो है वो पहचान मिलती है। एक तो नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन, जैसे इंडिया जो है वो आज़ाद हुआ, इंडिया आज़ाद हुआ, और दूसरा है आपका कप द ईट, यानी कि रिवॉल्ट रिवोल्यूशन। कोई क्रांति से किसी कंट्री को अलग से फ्रीडम मिल गया है, वो कंट्री ने अपनी अलग से पॉलिटिकल बाउंड्री सॉवरेनिटी बना ली, तब उसको डी फैक्टो रिकॉग्नाइजेशन मिल जाता है। अब इसकी कई थ्योरीज भी हैं, अगर आपने पढ़ी हो तो। इसकी थ्योरीज पढ़ी हैं किसी ने? रिकॉग्नाइजेशन की थ्योरीज क्या क्या होती हैं? जैसे है कॉन्स्टिट्यूटिव थ्योरी, इसके अलावा आपका है एविडेंसरी थ्योरी, मॉडिफाइड कंस्ट्रक्टिव थ्योरी, डॉक्ट्रिन ऑफ रिकॉग्नाइजेशन, ये सब इसके थ्योरीज हैं। पढ़ी है थ्योरी किसी ने? एक बार इन थ्योरीज को पढ़ना, अगर फिर थ्योरीज पढ़ने के बाद अगर नहीं समझ में आएगा तो मुझे बताना। वैसे इस थ्योरीज को अगर आप पढ़ोगे ठीक से तो आपको समझ में आ जाएंगे, इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट है नहीं इसके अंदर, क्योंकि लेकिन आपको सबसे पहले खुद कुछ तो पढ़ना ही पड़ेगा। अब अगला क्वेश्चन है हमारा डिप्लोमेटिक एनवॉयस। तो कौन सी कैटेगरीज होती हैं इसकी, और इनके राइट क्या होते हैं, प्रिविलेजेस क्या होते हैं, इनको इम्यूनिटीज़ क्या मिलती हैं? तो कौन लोग होते हैं ये डिप्लोमेटिक एनवॉयस? कौन लोग होते हैं? डिप्लोमेटिक इनवॉइस आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टेट। ये किसी भी स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं जो कि भेजे जाते हैं दूसरे स्टेट में कंडक्ट कराने के लिए डिप्लोमेटिक रिलेशंस और प्रमोट करने के लिए इंटरेस्ट ऑफ देयर सेंडिंग स्टेट। मतलब एक स्टेट ने दूसरे स्टेट में अपने डिप्लोमेटिक एजेंट्स को भेजा, जिनको एम्बेसडर्स भी कह सकते हैं, उनके एजेंट्स भी कह सकते हैं, कि हमारा ये प्रस्ताव है दूसरे स्टेट में, तो वो बातें इधर उधर मतलब पहुंचाते हैं। मतलब इसके अंदर एम्बेसडर आते हैं जो परमानेंटली डिप्लॉयड हो जाते हैं, वहाँ नौकरी करते हैं, जो है मतलब अपने इंडिया की जॉब करते हैं फॉरेन सर्विसेज के अंदर, वो लोग तो होते ही हैं। लेकिन इसके अलावा कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिनको किसी स्पेशल पर्पस से दूसरी कंट्री भेजा जाता है। फॉर एग्जांपल ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स हैं, उनको भेज दिया है किसी एक पॉलिटिकल मकसद से या किसी और तरह की कोई चीज़ के लिए, तो वो एक हमारे क्या कहलाएंगे, डिप्लोमेटिक एनवॉयस कहलाएंगे। तो डिप्लोमेटिक एनवॉयस में सबसे पहला एग्जांपल तो एम्बेसडर का ही है। तो एम्बेसडर कौन होते हैं? ये सर हाईएस्ट रैंकिंग डिप्लोमेटिक इनवॉइस होते हैं। जो डिप्लोमेटिक इनवॉइस होते हैं उनकी रैंकिंग में हाईएस्ट नंबर मतलब कि नंबर पे होते हैं, और ये भेजे जाते हैं दूसरी कंट्रीज में एक क्रूशियल रोल प्ले करने के लिए, डिप्लोमेटिक रिलेशंस को बनाने के लिए, नेगोशिएशंस को कंडक्ट करने के लिए, और अपने स्टेट के इंटरेस्ट को अब्रॉड यानी बाहर की दुनिया में रिप्रेजेंट करने के लिए। मतलब ये ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं इंडिया के, मतलब ऑफिशियली रिप्रेजेंट करते हैं इंडिया को ये उस कंट्री के अंदर। और इनका मेन काम क्या होता है, उस कंट्री में रहकर ऐसी चीज़ों को नोटिस करना कि कोई भी एक्टिविटी, कोई भी ऐसी पॉलिसी, कोई भी ऐसा लॉ अगेंस्ट इंडिया तो नहीं पास हो रहा या हो तो नहीं रहा, उसके ऊपर नज़र रखते हैं दूसरी कंट्री में जाके। मेन जो इनके काम होते हैं वो होता है डिप्लोमेटिक रिलेशंस को मेंटेन करना, नेगोशिएशन को कंडक्ट करना। नेगोशिएशन मतलब समझते हो आप कि किसी भी पॉलिसी को लेके, किसी बात को लेके मोल भाव करना, नेगोशिएट करना। रिप्रेजेंटिंग देयर स्टेट इंटरेस्ट इन अब्रॉड, अब्रॉड के अंदर अपनी कंट्री के इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करते हैं ये लोग। अब इनके राइट्स क्या होते हैं, प्रिविलेजेस क्या होते हैं, इम्यूनिटीज़ क्या होते हैं। अब ऐसे लोग जो दूसरी कंट्री में जाके रह रहे हैं, उनकी जान का सबसे ज़्यादा खतरा है, वो सबसे ज़्यादा डेंजर में रह रहे हैं। फॉर एग्जांपल मान लो पाकिस्तान के अंदर हमारा एम्बेसडर बैठा है, इंडियन एम्बेसी का एम्बेसडर है, इंडिया का राजदूत है, वो बैठा है। हमारे इंडिया से बहुत रिलेशंस ख़राब चलते हैं, तो थोड़े से रिलेशन ख़राब होने सबसे पहले ख़तरा इसी को हुआ जो एम्बेसडर वहाँ बैठे हैं, या जो हमारे डिप्लोमेटिक स्टाफ है जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर ने अपॉइंट किया हुआ है पाकिस्तानी एम्बेसी के अंदर, इंडियन एम्बेसी जो पाकिस्तान में उसके अंदर। तो इनको सबसे खतरा है। तो इनको कुछ इंटरनेशनल लॉ की तरफ से या यूएनओ की तरफ से कुछ पावर्स हैं, कुछ राइट्स हैं, कुछ प्रिविलेजेस हैं, कुछ इम्यूनिटीज़ हैं, कुछ बचाव हैं, वो हमें समझना पड़ेगा क्या क्या है। पहला है आपका इनवॉल्बिलिटी,
इन्वॉल्बिलिटी का मतलब है कि ये इम्यून है। इम्यून किस चीज़ से है? इनको अरेस्ट नहीं किया जा सकता, इनको डिटेन नहीं किया जा सकता, इनके ऊपर कॉर्जन कोई भी उत्तीपन नहीं किया जा सकता। उत्तीपन कहते हैं, क्या कहते हैं हिंदी में इसको? कॉर्जन कहते हैं। वो सब करना अलाउड नहीं है इन लोगों के ऊपर। अब है डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी। इनको डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी भी मिलती रहती है, क्योंकि ये लोग अपनी कंट्री के बाद दूसरी कंट्री में उठाते हैं, तो इसलिए इनके ऊपर कोई भी सिविल और कोई भी क्रिमिनल जुरिडिक्शन होस्ट कंट्री का एप्लीकेबल ही नहीं होता। कानून लगता ही नहीं है इनके पास उस कंट्री का, और ये उस कंट्री में रहकर भी अपनी कंट्री के ही लॉ को फॉलो करते हैं। फ्रीडम ऑफ कम्युनिकेशन, इनको कम्युनिकेशन की फ्रीडम होती है। फ्रीडम ऑफ कम्युनिकेशन मतलब इनके कभी भी फ़ोन को, मतलब इनके किसी भी कम्युनिकेशन को स्टॉप नहीं किया जा सकता, इनके फ़ोन कनेक्शन या किसी तरह से उसको फ्रीज नहीं किया जा सकता, सिग्नल को रोका नहीं जा सकता। ये हमेशा कम्युनिकेशन कर सकते हैं, इनकी पूरी फ्रीडम रहती है। मतलब फॉर एग्जांपल जैसे धारा 370 लगा दी थी जब कश्मीर के अंदर, तो वहाँ के सारे जितने कम्युनिकेशन सिस्टम थे, फेसबुक, ट्विटर, ये सब ब्लॉक कर दिए, वाईफाई ब्लॉक कर दिए, किसी तरह का कोई टेलीफोन चलाना अलाउड नहीं था, मोबाइल कनेक्शन सब बंद हो गए थे। तो ऐसा एम्बेसी के साथ कभी भी नहीं था। मान लो कश्मीर में कोई एम्बेसी होती तो सारी कश्मीर में कम्युनिकेशन बंद होता, लेकिन एम्बेसी के अंदर चलता, उनको अलाउड रहता। एक्सेस टू हेड ऑफ द स्टेट, इनके पास ये एक्सेस होता है कि एक कंट्री के हेड से अपनी सुविधा अनुसार मिल सकते हैं, कम्युनिकेशन कर सकते हैं। अब कंट्री का हेड होता है वहाँ का प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट, हर कंट्री के हिसाब से डिपेंड करता है। इनके अलावा इनको एक्सेप्शन मिली हुई है कि कोई भी कस्टम ड्यूटी या कोई भी टैक्सेस ये देते नहीं है उस कंट्री के अंदर जिसमें ये रहते हैं। मतलब ये सैलरी उठाते हैं उस कंट्री के अंदर काम करने की, लेकिन इंडिया से उठाते तो इंडिया के टैक्सेस इनके ऊपर एप्लीकेबल होते हैं, वहाँ का कोई भी टैक्स इनके ऊपर लगता नहीं। अब डिप्लोमेटिक एजेंट, एम्बेसडर के बाद दूसरे लोग होते हैं जिन्हें कहते हैं हम डिप्लोमेटिक एजेंट्स। तो डिप्लोमेटिक एजेंट्स क्या काम करते हैं? पर जैसे कि एम्बेसडर्स जो होते हैं वो हाईएस्ट रैंक होती है उनकी, वैसे ही जो डिप्लोमेटिक एजेंट्स होते हैं ना, जैसे कि इनका नाम है एजेंट्स, तो ये एम्बेसडर को असिस्ट करते हैं और उनके अंडर काम करते हैं, और काम लगभग सेम होता है एम्बेसडर जैसा। जैसे कि स्टेट का अपने मतलब जिस भी स्टेट में हम जा रहे हैं अपने स्टेट को लेकर, वहां पे रिप्रेजेंट करेगा ये जो होगा डिप्लोमेटिक एजेंट, और पॉलिसीज के इम्प्लीमेंटेशंस का ध्यान रखेगा, डिप्लोमेटिक रिलेशंस को मेंटेन करेगा, और अपनी ऑब्वियसली कंट्री को रिप्रेजेंट करेगा, उसके इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये डिप्लोमेटिक एजेंट जो होते हैं ये बिल्कुल एम्बेसडर जैसे ही काम करते हैं। कोई भी पॉलिसी है, कोई भी कन्वेंशन, कोई भी ट्रीटी हमने साइन की है, तो उनको इम्प्लीमेंट करने का काम इन्हीं का होता है। रिप्रेजेंट करते हैं ये भी अपने स्टेट को, अपने राज्य, अपने देश को रिप्रेजेंट करते हैं। इनके पास भी राइट सेम ही है जो एम्बेसडर के पास होता है। इन्वॉल्बिलिटी यानी कि इम्यून है, ये अरेस्ट नहीं हो सकता, इनका डिटेंशन नहीं हो सकती, कॉर्जन नहीं हो सकता इनका। डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी है इनके पास, वही सेम है। फ्रीडम ऑफ कम्युनिकेशन है इनके पास, और टैक्सेस और कस्टम ड्यूटी से एक्सेप्शन, सेम वही पावर है। अब होता है कंसल्स, कॉन्सल्स कहते हैं, कंसल्स कहते हैं इनको। ये भी डिप्लोमेटिक ऑफिशियल्स ही होते हैं जो अपॉइंट किए जाते हैं किसी दूसरी स्टेट के अंदर, लेकिन एक पर्टिकुलर काम के लिए अपॉइंट होता है इनका। ये एक पर्टिकुलर टास्क के लिए अपॉइंट किए जाते हैं और वो कंप्लीट होते ही इनका अपॉइंटमेंट जो होता है ख़त्म हो जाता है। एक पर्टिकुलर इंटरेस्ट के लिए किया जाता है इनको, जैसे ट्रेड प्रमोट करना, असिस्टेड करना किसी भी नेशनल्स को, या फिर कोई काउंसलर सर्विस के लिए चले जाते हैं। इनके पास जो राइट्स होता है, पहला होता है इम्यूनिटी का, काउंसलर इम्यूनिटी, मतलब इनको भी अरेस्ट से, डिटेंशन से जो है इम्यूनिटी मिलती है। फिर प्रिविलेजेस इनको मिलती है, सेम वही है। इनको पासपोर्ट, वीज़ा जो होता है ये गवर्नमेंट प्रोवाइड करा के देती है। और प्रेमिसेस, इनको जो रहने की सुविधा होती है, इंटरनेशनल लॉ जो होता है वो इनको सुविधा प्रोवाइड करवाता है किसी भी कंट्री में स्टे करने की। जो होस्ट कंट्री होती है वो इनके लिए मतलब जगह जो है वो देती है। ये एम्बेसी के अंदर नहीं रुकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं मानूँ कि जैसे प्रधानमंत्री के साथ डेलीगेशन गया 10 लोगों का, तो प्रधानमंत्री तो ऐसे मतलब वहाँ के मेहमान की तरह हो गए, गेस्ट की तरह हो गए, मेन चीफ गेस्ट हो गए, लेकिन उनके साथ जो डेलीगेशन गया वो काउंसिल्स हो गए, वो किसी अलग अलग टास्क के लिए गए हैं, वो अलग अलग टास्क को परफॉर्म करेंगे, तो उनका रहने खाने का सारा इंतजाम जो है वही कंट्री करेगा जिसमें वो गए। अब स्पेशल एनवॉयस जो होते हैं जो स्पेशल पर्पस के लिए किए जाते हैं, किसी भी एक इशू के लिए, कोई भी इशू हो सकता है, ये टेम्पररी अपॉइंटमेंट होती है, थोड़े टाइम के लिए की जाती है। इनके पास भी सेम वही राइट्स होते हैं जो डिप्लोमेट के पास होते हैं। तो ये कंप्लीट हो गया आपका। इसके अलावा और चौथा क्वेश्चन कौन सा दिया था मैंने आपको?
फोर्थ क्वेश्चन, ये था कॉर्सिव और पीसफुल मेथड ऑफ सेटलिंग इंटरनेशनल डिस्प्यूट, यही था ना। तो जो हमारा इंटरनेशनल डिस्प्यूट होता है, अंतर्राष्ट्रीय मतभेद विवाद जो होते हैं, इनमें दो तरीके हैं इनको सेटल करने का। डिस्प्यूट्स को, डिस्प्यूट होता है ट्रेडिंग से रिलेटेड भी हो सकता है, आर्म्स एम्युनिशन से रिलेटेड हो सकता है, किसी समझौते कोई ट्रीटी से रिलेटेड भी हो सकता है। तो हमें ये समझना पड़ेगा इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं, कॉर्सिव यानी कि ज़बरदस्ती करा लो, या शांतिपूर्वक पीसफुली करा लो। ज़बरदस्ती कैसे कराएंगे हम लोग, मान लो उस कंट्री का हमने पानी रोक दिया, उसकी कोई जैसे हमने एड दे रखी थी, मान लो अमेरिका जो है वो हमें 10,000 करोड़ की एड देता है हर साल किसी पर्टिकुलर के लिए, मतलब किसी की हेल्प के लिए दे देता है, वो अपनी वो एड रोक देगा हमें प्रेशराइज करने के लिए। जैसे पाकिस्तान जो है बहुत सारी एड लेता है, काफ़ी कंट्रीज से लेता है, तो वो एड रोक कर वो उसके ऊपर प्रेशर बना सकते हैं, तो वो तो ज़बरदस्ती हो गया। और पीसफुल मेथड ही होता है कोई ट्रीटी समझौता कर लिया, शांतिपूर्वक तरीके से जो है वो काम होगी। अब कॉर्सिव मेथड को पहले समझ लेते हैं, जहाँ पे हम लोग बल का प्रयोग करते हैं, ज़बरदस्ती कराते हैं इसको, तो उसमें हम यूज़ ऑफ फोर्स कर सकते हैं। फोर्स का इस्तेमाल कैसे करेंगे, किसी दूसरी कंट्री को कोई बात मनवानी है तो हम अपनी फोर्स लगा देंगे। फोर्स कहाँ पे लगाएंगे, दूसरी कंट्री के ऊपर फोर्स लगाने का मतलब क्या है। सर मिलिट्री ब्लॉकेट्स वगैरह पे हम फोर्स अपना यूज कर सकते हैं, अपनी मिलिट्री उनके में भेज भेज के पूरा उनका वो कर सकते हैं, ऑक्यूपाई कर सकते हैं टेरिटरी। मान लो हमने बॉर्डर पे है, पाकिस्तान से हमारा सीमा विवाद चल गया, हमने बहुत सारे टैंक तोपे बंदूकें आर्मी बॉर्डर पर बैठा के प्रेशराइज कर दिया, प्रेशर बना दिया पाकिस्तान के ऊपर कि हमने इतनी सारी तो एयरफोर्स लगा दी, इतनी सारी हमने वो आर्मी लगा दी, थल सेना वायुसेना नौसेना तीनों ही हमने लगा दी पाकिस्तान की, हर बॉर्डर की तरफ से हमने उसको घेर लिया। तो ये इससे उसके ऊपर ऑटोमेटिकली प्रेशर बनेगा, जिसको हम क्या कहते हैं, इस प्रेशर को हम कहते हैं यूज़ ऑफ फोर्स। हमने फोर्स यूज़ करके उसको ब्लैकमेल कर दी, उसको डरा के अपनी बात मनवा ली कि अगर वो नहीं मानेगा तो हम अटैक कर देंगे उसके ऊपर। पावर डायनामिक्स क्या होता है, यहाँ पर हम क्या करते हैं, कुछ चीज़ों पे हमारा इन्फ्लुएंस होता है, मतलब फॉर एग्जांपल कोई एड, कोई हेल्प, कोई टेक्नोलॉजिकल एड जा रही है उस कंट्री को, तो हम उसको रोक लेंगे, उसको रोक के हम अपनी बात मनवाने की कोशिश करने लगेंगे कि अगर आपने हमारी बात नहीं मानी तो हम आपके साथ ये भी कर सकते हैं। ठीक है, पोटेंशियल और एक्सक्लेनेशन, पोटेंशियल फॉर एक्सक्लेनेशन, तो एक्सक्लेनेशन मतलब क्या होता है, कोई भी रिस्क है जहाँ पे कोई टेंशन है, कोई कॉन्फ्लिक्ट है, तो वहाँ पे हम अपोजिंग पार्टी को ये कहते हैं कि अगर आपने रिस्पॉन्ड नहीं किया, रेजिस्टेंस नहीं किया, तो हम जो है यहाँ पे आपके साथ काउंटर मेजर्स, मतलब ये तरह की पॉलिसीज जो है अपना सकते हैं, मतलब एक डराने वाली बात होगी। अब पीसफुल मेथड में क्या आता है, पीसफुल मेथड सबसे बड़ा तो यही होता है कि हम लोग बैठ के बात करें, जैसे गांधी जी ब्रिटिशर से गोल मेज वो करते थे ना, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, गोल मेज सम्मेलन वो करते थे, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बहुत सारी हुई थी इनकी, तो हर कॉन्फ्रेंस अंदर कुछ ना कुछ निकल के आता था, तो वो किसे कहते हैं, डायलॉग्स और नेगोशिएशन। हम डायलॉग्स एक्सचेंज करते हैं, नेगोशिएट करते हैं चीज़ों को उनके साथ, ताकि हम लोग पीसफुली इस मैटर को सॉल्व कर सकें। मीडिएशन और आर्बिट्रेशन, अब ये मीडिएशन और आर्बिट्रेशन क्या होता है, सर ये इंटरनेशनल लेवल पे डिस्प्यूट को सॉल्व करने का तरीका होता है, या तो आप केस कर दीजिए, और अगर आप केस नहीं कर रहे हैं तो हम मीडिएशन या फिर आर्बिट्रेशन के तरीके से आपस में अपने मतलब जो भी प्रॉब्लम्स और कॉन्फ्लिक्ट आ रहे हैं उसको सॉल्व करके आपस में एक दूसरे के साथ समझौता करके एक कंक्लूजन पे आएंगे। और इसके जितने भी टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं ना आर्बिट्रेशन और मीडिएशन में, ये सारे बहुत ही सीक्रेट और प्राइवेट होते हैं, ये लीक नहीं कर सकते हम। बिल्कुल। तो ये हमारा मीडिएशन होता है, जहाँ पे दो पार्टियों को समझाने वाला कोई एक मीडिएटर जो होता है अपना मीडिएशन का रोल प्ले करता है। लीगल प्रोसेस भी कर सकते हैं हम, जैसे इंटरनेशनल कोर्ट में जाके केस कर दें, इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल में जाके कंप्लेंट कर दें, उनके साथ हमारा लीगल प्रोसीडिंग चलेगा, फिर फैसला हो जाएगा उसके अंदर। इसके अलावा हम कॉरपोरेशन जो कर रहे हैं, दूसरी कंट्री सहयोग कर रहे हैं, उसको रोक दें, जैसे गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाया, तो वो भी एक पीसफुल मेथड है कि हम उनका सहयोग करना बंद कर दें। ठीक है, ये हो गया आपका। इसके अलावा और तो मेरे ख्याल से कोई क्वेश्चन मैंने आपको बोला नहीं था, और इसके अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नॉर्मली सारे कंप्लीट भी हो गए,
कोई और क्वेश्चन जो आपको लगता हो कि ये और करना चाहिए हमें? नहीं सर, एक और बाकी सब तो सिंपल लग रहा है। एक क्वेश्चन है ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ये भी आता है आपको एग्जाम में कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है क्या, ये कैसे बना है, इसकी कंपोजिशन क्या है, पावर्स क्या हैं, किस तरह के मैटर को ये सुनते हैं। तो इसके बारे में अगर आपको कुछ भी पता है तो कितनी तरह के कोर्ट हैं इंटरनेशनल लेवल पर, कितने कोर्ट हैं? सर एक तो यही है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आईसीजे, और एक आईसीसी का भी रोल है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, जो हम लोग हम्म, न्यूरमबर्ग ट्रायल के टाइम पे पढ़ रहे थे। और हाँ। ये बेसिकली इनका काम यही है आईसीजे का, जितना मैं रिकॉल कर पा रही हूँ, कि डिस्प्यूट को रिजॉल्व करना। और जैसे नॉर्मल कोर्ट्स होते हैं, इंडिया की जैसे कोर्ट्स है, उनका काम है डिस्प्यूट को रिजॉल्व करना और खुद से कॉग्निजेंस ले लेना, लेकिन ये पावर आईसीजे के पास नहीं है। हम अगर कोई कंट्री है तो हमें अपना डिस्प्यूट लेके खुद जाना पड़ेगा आईसीजे के पास कि हमारी मदद कीजिए। और आईसीजे का जब भी एक कोई डिसीजन आता है, किसी मतलब जजमेंट कोई ऐसा पास होता है, तो ये एक तरीके का ड्रॉबैक है कि वो जजमेंट बाइंडिंग नहीं होता है। हम्म, काफी लेंदी प्रोसीडिंग्स हो जाती हैं कई बार, पॉलिटिकल कंसिडरेशंस में प्रॉब्लम आती है, एनफोर्समेंट अच्छा नहीं है क्योंकि वो बाइंडिंग नहीं है, और एक लिमिटेड जुरिस्डिक्शन है। मतलब जो भी कंट्री अपनी कंप्लेंट शिकायत करे, दोनों कंट्री के बीच में कोई फैसला है, वो आईसीजे फाइनली सुनाता है, तो वो कंट्री के ऊपर डिपेंड करता है कि उसको माने या ना माने। फोर्सफुली उसको मनवाया नहीं जा सकता। ये नहीं है कि कोई भी ऑर्डर पास किया है तो उसको मानना ही पड़ेगा। जैसे नॉर्मली हमारे यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, कोई भी ऑर्डर देती है तो उस ऑर्डर को हमें नेसेसरी है कि फॉलो करना ही है, उसको मानना है। लेकिन ऐसा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में नहीं है, इसका फैसला आपको मानना कंपलसरी नहीं है। अब इसकी कंपोजिशन की बात करते हैं तो इसमें टोटल 15 जजेस होते हैं, जिसे यूएन जनरल असेंबली जो है वो अपॉइंट करती है। इसके अंदर जो है टोटल जजेस की संख्या जो है 15 है। अगर हम इसके जुडिक्शन की बात करें तो जुडिक्शन एक लिमिटेड है, मतलब पूरी तरफ नहीं फैला हुआ, वाइड स्पेस वो जुडिक्शन नहीं है, एक लिमिटेड जुडिक्शन है। कुछ मैटर हैं जो इसको ये सुन सकता है। पॉलिटिकल कंसिडरेशन का मीनिंग क्या है यहाँ पे? जो पॉलिटिकल रीजंस होते हैं उसकी वजह से कई बार आईसीजे का जो फैसला होता है वो इफेक्ट होता है, डिसीजन जो होता है इफेक्टेड हो जाता है पॉलिटिकल ट्रीटीज़ की वजह से या कोई फेवरेबल आउटकम की वजह से। फॉर एग्जांपल मान लो कि जो जजेस हैं वो जजेस अपॉइंट किए गए हैं मेंबर कंट्रीज़ के जनरल असेंबली में, जो अपॉइंट किए हैं वो किसी भी मेंबर कंट्री से किए होंगे, और कोई मैटर आ जाता है जो उसी कंट्री का होता है तो वहाँ पर जजेस जो होते हैं अपनी कंट्री को फेवर करना शुरू कर देते हैं। एनफोर्समेंट ऑफ जजमेंट का एनफोर्समेंट तो हो ही नहीं सकता है इसका, और प्रोसेस जो है वो काफ़ी लेंथी है इसका। तो ये भी हो गया आपका कंप्लीट। इसके बाद अब इसके अंदर कुछ भी नहीं बचा है, इंटरनेशनल लॉ के अंदर ऑलमोस्ट सारा हो गया है आपका। अब आपको यही करना है कि जितने क्वेश्चन हमने किए हैं, टोटल हमने 14 के आसपास क्वेश्चन करे हैं, 14 या 15 क्वेश्चन करें, उन 14-15 क्वेश्चनों को आप अच्छी तरह से कर लें तो एग्ज़ाम जो है आपका इन्हीं क्वेश्चन में से आ जाएगा। बाकी अब हम कल से जो है जूरिस्प्रूडेंस कर लेते हैं, क्योंकि आज भी डेट शीट आपकी आई नहीं, और जूरिस्प्रूडेंस का तो हमारा एग्ज़ाम डिसाइडेड है 18 तारीख को होना ही होना है। अभी तक तो फिलहाल जब तक डेट शीट नहीं आ रही है तो हम कल से फिर जूरिस्प्रूडेंस शुरू करते हैं। जूरिस्प्रूडेंस आप लोगों ने कितना पढ़ा है वैसे अभी तक? सर मैंने तो बेसिकली पूरा सिलेबस वाइज नोट्स खुद खुद के रेडी कर लिए हैं जो भी है। बस दिक्कत ये आ रही है कि इतने ज्यादा कॉन्सेप्ट हैं तो आपस में मिक्सअप हो रहे हैं, तो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी की थोड़ी जरूरत है। ओके, बाकी लोगों ने जूरिस्प्रूडेंस अभी पढ़ा है कि सब लोग यही वेट कर रहे थे कि 10 दिन की छुट्टी है तो उसी में कर लेंगे? सर सोचा तो यही था। ज़्यादातर स्टूडेंट ने यही सोचा हुआ था कि 10 दिन की छुट्टी है तो जूरिस्प्रूडेंस तभी पढ़ लेंगे। चलो एनीवे कोई नहीं, अभी हम पढ़ लेंगे, जूरिस्प्रूडेंस हमारा हो जाएगा 4 क्लासों के अंदर। तो मुझे लगता है 4-5 क्लासों के अंदर जूरिस्प्रूडेंस पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो कल से हम जूरिस्प्रूडेंस शुरू कर लेते हैं, क्योंकि बाकी जैसे कॉन्स्टिट्यूशन है या आपका मुस्लिम लॉ है, 2 सब्जेक्ट और बचे हैं, वो तो आपने थोड़ा बहुत फिर भी पढ़े हुए हैं। जूरिस्प्रूडेंस शायद कम बच्चों ने पढ़ा है, तो इस वजह से हम कल से जूरिस्प्रूडेंस शुरू कर लेते हैं। तो जिनके पास जो भी स्टडी मटेरियल है जूरिस्प्रूडेंस का, तो कोशिश करें कि जो भी मैं टॉपिक भेजता हूँ उसको उस स्टडी मटेरियल में से एक बार पढ़ लें क्लास से पहले, और पार्टिसिपेशन करें।
कन्वर्सेशन के अंदर, टू वे कन्वर्सेशन रहता है तो और भी ज़्यादा आपके व्यूज़ क्लियर होते हैं, आपको भी समझ में आता है। और Yes. बताने से क्या होता है कि एग्ज़ाम तक याद हो जाता है, मतलब एग्ज़ाम के टाइम पर आपको इमीडिएट जो है वो रिकॉल होता है कि क्या पूछा था और आपने क्या आंसर दिया था या किसी और ने क्या आंसर दिया था। क्योंकि हमारा जो माइंड होता है वो सबकॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड होता है ना, तो जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है वो इस तरह से रिएक्ट करता है कि जो भी बातें हमने कभी सुनी हैं, कभी देखी हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो जाती हैं, और जब हमें इनकी ज़रूरत पड़ती है तो माइंड इनको रिकॉल कर देता है और ये दोबारा से हमारी कॉन्शियस मेमोरी के अंदर आ जाए। जैसे फ़ोन नंबर है, ऑन एन एवरेज एक आदमी को कम से कम 700 500 700 फ़ोन नंबर याद रहते हैं, मोबाइल नंबर। लेकिन हम इमीडिएट आपसे पूछने की कोशिश करें तो आपको शायद याद नहीं आएगा कोई भी नंबर। लेकिन अगर हम बात करें 4 से 5 फैमिली मेम्बर्स के फ़ोन नंबर, 4 से 5 फ्रेंड्स के फ़ोन नंबर और 4 से 5 वो फ़ोन नंबर जो डेली आपके यूज़ में आते हैं, चाहे वो किसी टीचर के हो सकते हैं, किसी जानकार के हो सकते हैं, किसी रिलेटिव के हो सकते हैं, कहीं के भी हो सकते हैं। तो ये टोटल 10-15 नंबर ऐसे होते हैं जो आपको याद रहते हैं एग्ज़ाम के टाइम में, सॉरी ये कभी भी आप रिकॉल कर लेते हैं क्योंकि आपकी कॉन्शियस मेमोरी के अंदर स्टोर रहेंगे। और अनकॉन्शियस मेमोरी में जो है, मतलब सबकॉन्शियस मेमोरी में जो नंबर स्टोर है उनको लाने के लिए आपको सोचना पड़ता है थोड़ा सा, लेकिन इमीडिएट वो भी याद आ जाता है। तो इसी तरीके से पढ़ाई भी होती है, कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर रहती है। तो कोशिश ये करें कि थोड़ा सा पढ़ के आएँ क्लास से पहले। ठीक है, फिर हम कल करेंगे अब क्लास ज्यूरिस्प्रूडेंस की। ओके, सर ये इंटरनेशनल लॉ में हमें एग्जांपल्स पूछेगा पेपर में? किसके एग्जाम्पल, कौन सी पर्टिकुलर क्वेश्चन के कह रहे हैं? कोई भी सर जैसे कोई भी क्वेश्चन पूछ लेता है जैसे आईसीजी के या किसी भी, तो ये कहे कि विद एग्जाम्पल आप लिख सकते हो अगर आपको आते हैं तो, नहीं आते तो आप थ्योरी लिख लें। ये तो वैसे जैसे इसमें अब की बार इन्वायरमेंटल लॉ में केस कहे थे उसने कि केस केस तो बताओ। पूछता ही है, एनवायरमेंटल लॉ में तो पूछता है केस लॉस, क्योंकि जो मैंने पीडीएफ भी आपको दिए थे उसमें केस लॉस होंगे। इन्वायरमेंटल लॉ में तो केस लॉस पूछता है। ठीक है सर। इंटरनेशनल लॉ के अंदर अगर आपको पता है तो आप लिख देना, नहीं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसमें इतने केस लॉस लिखे भी नहीं जाते क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पर बहुत सारी चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हैं, बहुत सारी वर्ड्स ऐसे हैं, करेक्टर ऐसे हैं जो याद करना मुश्किल हो जाता है। Yes, sir. ठीक है, ओके बाय, Thank you, sir. Have a nice day. सेम।